गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पादप उत्तक। देखिए, पादप उत्तकों के बारे में हमने बात की कि पादपों में जो उत्तक होते हैं यह अस्थायी और स्थायी प्रकार के होते हैं। अस्थायी उत्तकों के अंतर्गत हमने अब तक जो है विभज्योतक के बारे में पढ़ा, जबकि स्थायी उत्तकों के बारे में हमने जो है इसके अंतर्गत हमने सरल उत्तक, जटिल उत्तक और विशिष्ट उत्तक के बारे में पढ़ा। अब जो है हम शुरू कर रहे हैं पादप उत्तक तंत्र। पादप उत्तक तंत्र। देखिए, विभिन्न प्रकार के जब उत्तक मिल करके सामूहिक रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है कि पादप उत्तक तंत्र का जो है निर्माण होता है। अलग अलग उत्तक सामूहिक रूप से क्या करते हैं, एक साथ जो है जब कार्य करते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, पादप उत्तक तंत्र का जो है निर्माण होता है। पादप उत्तक तंत्र को जो है हमने 3 भागों में बांटा है, जिनके अंतर्गत सबसे फर्स्ट आता है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। दूसरा आता है भरण उत्तक तंत्र और थर्ड इसमें आता है संवहन उत्तक तंत्र। पादप उत्तक तंत्र को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, सेकंड है इसमें भरण उत्तक तंत्र और थर्ड जो होता है इसमें आता है संवहन उत्तक तंत्र। देखिए, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र जो होता है यह क्या करता है, पादप के अंदर जो है बाह्य त्वचा का जो है निर्माण करता है। यानी कि पादप का जो बाहरी भाग होता है इसके अंतर्गत जो है आने वाले उत्तक जो होते हैं वह मिल करके बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती हैं वह जीवित प्रकार की होती है। इनके अंदर कोशिका द्रव जो होता है यह पाया जाता है। कोशिका द्रव की मात्रा इनमें पाई जाती है। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र की जो भित्ति होती है, कोशिकाओं की जो भित्ति होती है यह मोटी अथवा पतली हो सकती है। मोटी अथवा पतली हो सकती है। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र में जो बाह्य त्वचा, सबसे बाहर की ओर जो बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस जो पाई जाती है, इसके ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इसके ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। यह आवरण जो होता है यह जल के लिए क्या होता है, जल के लिए अपारगम्य होता है। यह जल के लिए क्या होता है, अपारगम्य होता है। परंतु जो जड़ें होती है, जड़ में बाह्य त्वचीय जो बाह्य त्वचा होती है उनमें यह आवरण नहीं पाया जाता। क्यूटिकल आवरण जो होता है वो जड़ों में बाह्य त्वचा के ऊपर जो है नहीं पाया जाता। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र में जो सबसे बाहर की ओर जो बाह्य त्वचा होती है इनमें कोशिकाएं जो होती है यह कैसी होती है, यह इस प्रकार से जो है ढोलकाकार कोशिकाएं होती है। और यह कोशिकाएं जो होती है इनके अंदर क्या होता है, अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर जो है अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। परंतु जो रंध्र होते हैं, रंध्र की जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है। उनमें क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। सामान्यतया बाह्य त्वचा या बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र की सबसे बाहरी आवरण वाली जो कोशिकाएं जो बाह्य त्वचा बना रही है इनमें क्या होता है, अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। परंतु जो रंध्र होते हैं उन रंध्रों की कोशिकाओं में क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है। तो यह जो है बाह्य त्वचा या बाह्य उत्तक तंत्र के सबसे पहली और सबसे बाहरी भाग वाला आवरण है। बाह्य त्वचा जो होती है यह क्या करती है, पादप के आंतरिक अंगों को, पादप के
आंतरिक अंगों को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। पादप के आंतरिक अंगों, पादप के आंतरिक ऊतकों को जो है यह सुरक्षा प्रदान करती है। और इसके कारण से क्या होता है, पादप के सभी आंतरिक भाग जो होते हैं वह ढके हुए रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो यह सबसे बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का सबसे फर्स्ट भाग होती है। इसके अलावा बाह्य त्वचा पर जो है रंध्र भी पाए जाते हैं। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के अंदर बाह्य त्वचा जो होती है इसके ऊपर क्या होता है, रंध्र भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये रंध्र होते हैं। सामान्यतया रंध्र जो होते हैं यह पत्तियों पर पाए जाते हैं। तो अपन पहले इस रंध्र की बात करते हैं। अपन जो है रंध्र की बात करते हैं। देखिए रंध्र जो है, रंध्र जो होते हैं यह पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। पत्तियों की बाह्य त्वचा पर रंध्र पाए जाते हैं, जबकि तने तथा फलों में बाह्य त्वचा पर क्या होता है, वात रंध्र पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो पत्तियां जो होती है इन पर जो रंध्र होते हैं यह सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, परंतु कुछ फलों तथा तनों, पादप तनों के ऊपर जो है वात रंध्र पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से भी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। रंध्र जो होते हैं इनमें जो कोशिकाओं की आकृति होती है वह वृत्ताकार प्रकार की होती है। इस प्रकार की, जिन्हें वृत्ताकार कोशिकाएं या रंध्र कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं कहा जाता है, जिनमें क्या होता है, आंतरिक भित्ति जो होती है यह कैसी होती है, मोटी होती है। जिनमें आंतरिक भित्ति जो होती है वह कैसी होती है, मोटी होती है। और बाह्य भित्ति जो होती है बाहर की ओर, यह कैसी होती है, पतली होती है। यह कैसी होती है, पतली होती है। और इन द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, हरित लवक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इन हरित लवक का आकार जो मेसोफिल कोशिकाओं के अंदर जो हरित लवक पाए जाते हैं उनसे थोड़ा भिन्न होता है। रंध्रों को जो है सहायक कोशिकाएं जो होती है यह क्या करती है, आवृत करके रखती है। इन्हें हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। सहायक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है कि पत्तियों पर रंध्र जो होते हैं यह दोनों ओर, यानी ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा दोनों पर जो है एक समान रूप से क्या होते हैं, वितरित रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बीजपत्री पादपों की पत्तियां जो होती है वह कैसी होती है, समद्विपार्श्व होती है, अर्थात ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा जो होती है एक समान पाई जाती है। जबकि द्विबीजपत्री पादपों की जो पत्तियां होती है इनमें निचली जो सतह होती है उनमें क्या होता है, रंध्रों की संख्या जो होती है बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियां जो होती है यह पृष्ठाधारी पर्णे होती है। तो द्विबीजपत्रियों में निचली बाह्य त्वचा जो होती है उन पर रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर रंध्र जो होते हैं वो समान रूप से वितरित रहते हैं। रंध्रों के माध्यम से ही क्या होता है, जल का जो होता है वाष्पोत्सर्जन जो होता है पत्तियों द्वारा करवाया जाता है। दिन के समय सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है, उस दौरान रंध्र खुले रहते हैं, जबकि रात्रि के समय जो है रंध्र जो होते हैं यह बंद रहते हैं।
ठीक है। इसके अलावा जो है रंध्रों के माध्यम से जो है गैसों का विनिमय जो है O2 और CO2 का विनिमय जो है वह किया जाता है। तो रंध्र जो होते हैं यह बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र का ही जो है भाग होते हैं, ठीक है। तो एक सामान्य अगर पर्ण की बात की जाए तो प्रत्येक पर्ण के अंदर 1 वर्ग सेंटीमीटर के अंदर रंध्रों की संख्या जो होती है यह 5000 तक हो सकती है। रंध्रों के अलावा बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के अंतर्गत कुछ अतिवृद्धियां भी पाई जाती है। रंध्रों के अलावा बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र में क्या है, कुछ अतिवृद्धियां भी पाई जाती है। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र में क्या होता है, कुछ अतिवृद्धियां पाई जाती है। जैसे इसके अंतर्गत मूल रोम आते हैं। मूल रोम जो होते हैं यह जड़ों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। मूल रोम जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि रोम के समान एक संरचना निकली रहती है जो मूल रोम कहलाती है। ये मूल रोम कोशिका होती है, ठीक है। यह मूल रोम कोशिका है जिससे क्या हो रहा है कि एक अतिवृद्धि के समान संरचना, रोम के समान संरचना बनती है और यह क्या कहलाती है, मूल रोम कहलाती है। मूल रोम जो होती है इसका कार्य क्या होता है, जल अवशोषण का होता है। यह खनिज पदार्थों और जल के अवशोषण में जो है सहायता करते हैं। मूल रोम जो होते हैं यह क्या करते हैं, भूमि से या मृदा से क्या करते हैं, खनिजों का और जल का अवशोषण करते हैं। कुछ पादपों की पत्तियों पर भी जो है यह संरचनाएं जो है देखने को मिलती हैं जिन्हें दंशक रोम के नाम से जाना जाता है। सामान्यतया मूल रोम जो है यह मूल की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं जो जल तथा खनिज लवणों के अवशोषण में सहायता करते हैं। इसके अलावा मूल रोम के अलावा जो है बाह्य त्वचा पर जो है बुल्लीफोरम कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा बाह्य त्वचीय कोशिकाएं मिलती हैं जो निम्नलिखित प्रकार की होती है। इनके अंतर्गत जो है लिथोसाइट कोशिका, सिलिकोसाइट। इसके अलावा जो है स्क्लेरोटिक कोशिकाएं, दृढ़ोत्तक कोशिकाएं यह पाई जाती है। स्क्लेरोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके बारे में हम जो है अगले क्लास में बात करेंगे।